नमस्कार। आज हम माइकल ओल्डन की एक बहुत ही कमाल की किताब आस्क मोर गेट मोर के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, और किताब का जो पूरा टाइटल है हाउ टू अर्न मोर, सेव मोर एंड लिव मोर जस्ट बाय आस्किंग, ये जितना सीधा लगता है किताब उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। ये सिर्फ ज्यादा मांगने के बारे में नहीं है, ये एक पूरी सोच, एक मानसिकता बनाने के बारे में है। लेखक माइकल ओल्डन अपने बहुत ही मुश्किल बचपन से लेकर एक सफल मार्केटिंग फर्म के सीईओ बनने तक की कहानी बताते हैं, और ये सफर मतलब अविश्वसनीय है। यहाँ एक ऐसा परिवार जहाँ नशा, गरीबी, अपराध सब कुछ था। सब कुछ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक के मुताबिक बहाने बनाना कैसे एक दिमागी बीमारी है। वो इसे मजाक में एक्सक्यूजिटोसिस कहते हैं। और इससे भी जरूरी बात, हम जानेंगे कि सकारात्मक सोच, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत और सही सवाल पूछकर इस बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इस सबसे दिलचस्प विचार से ही शुरू करते हैं। एक्सक्यूजिटोसिस। लेखक कहते हैं कि हम सब इसके शिकार हैं। हम रोज बहाने बनाते हैं ना। हाँ, रोज। जैसे आज जिम नहीं जा पाई क्योंकि बहुत थक गई थी, या मेरा वजन तो खानदानी है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, या फिर वो सबसे आम बहाना, मैं ये नया काम शुरू नहीं कर सकता क्योंकि अभी सही समय नहीं है। ये सब बहुत जाने पहचाने लगते हैं। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि लेखक इसे सिर्फ एक बुरी आदत नहीं मानते, वो इसे एक फैलने वाली बीमारी की तरह देखते हैं। फैलने वाली बीमारी? हाँ, वो कहते हैं कि ये बहुत संक्रामक है और अक्सर हमारे अपने लोग, हमारे परिवार वाले ही अनजाने में इसे फैलाते हैं। जैसे जब कोई बच्चा किसी टीम में नहीं चुना जाता तो माँ बाप क्या कहते हैं? कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें प्रैक्टिस का पूरा टाइम ही नहीं मिला। बिल्कुल। वो शायद उसे दिलासा देना चाहते हैं, पर असल में वो उस बहाने को सही ठहरा रहे होते हैं। इस तरह वो इस बीमारी के एक सेकेंडरी होस्ट बन जाते हैं जो इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हम अनजाने में ही अपने बच्चों को बहाने बनाना सिखा रहे हैं। हाँ, पर लेखक इसका इलाज भी बताते हैं। उन्होंने क्रेग डिट्स की कहानी बताई है, जो बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। बिना हाथ पैर के होने के बावजूद क्रेग ने न सिर्फ अपनी जिंदगी जी, बल्कि बॉलिंग, शिकार और तैराकी जैसे शौक भी पूरे किए। जरा सोचिए, बॉलिंग। ये एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है क्योंकि ये हर बहाने को खत्म कर देता है। हाँ, लेखक का सवाल बहुत सीधा है। अगर क्रेग डिट्स बहाने नहीं बना सकते तो फिर हाथ पैर वाले लोगों के पास क्या बहाना बचता है? सही बात है। उनका मानना है कि जो लोग सफल होते हैं उनमें या तो इस बीमारी से लड़ने की मतलब एक कुदरती क्षमता होती है, या उन्होंने वक्त के साथ ये क्षमता विकसित कर ली है। और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। जैसे हेनरी फोर्ड का उदाहरण, उन्होंने 45 साल की उम्र में फोर्ड मोटर कंपनी शुरू की। 45 की उम्र में? हाँ, आज के जमाने में तो लोग 45 में रिटायरमेंट की सोचने लगते हैं, और वो एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी करने की सोच रहे थे। अगर उन्होंने ये बहाना बनाया होता कि अरे अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ ये सब करने के लिए, तो आज दुनिया कितनी अलग होती। बिल्कुल। उन्होंने अपनी उम्र को एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत के रूप में देखा। सही है। उनके पास जिंदगी का तजुर्बा था जो किसी युवा के पास नहीं हो सकता था। सही है। तो ये दिखाता है कि एक्सक्यूजिटोसिस किसी को भी किसी भी हालत में अपना शिकार बना सकता है, और इसका इलाज सिर्फ एक ही है, अपनी सोच को बदलना। तो बहानों की इस बीमारी को पहचानना और उसे दूर करना, ये तो एक हिस्सा हुआ। लेकिन लेखक का कहना है कि सिर्फ नेगेटिव चीजों को हटाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी जगह कुछ पॉजिटिव भी डालना होगा। यहीं से मानसिकता बदलने का विचार आता है ना? हाँ, और ये सबसे जरूरी कदम है। सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि मैं बहाने नहीं बनाऊंगी। आपको सक्रिय रूप से एक सकारात्मक मानसिकता बनानी होगी। और लेखक सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली खोखली बातें नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो असली जिंदगी के ऐसे उदाहरण देते हैं जो आपको हिलाकर रख दें। बिल्कुल। जैसे वो महिला वाली कहानी, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, जो ऑक्सीजन टैंक के साथ 100 डिग्री की गर्मी में बिक्रम पावर योग कर रही थी, सच कहूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, उसे लैम नाम की एक बहुत ही दुर्लभ फेफड़ों की बीमारी थी, जिसमें फेफड़ों पर ट्यूमर बन जाते हैं और सांस लेना मतलब लगभग नामुमकिन हो जाता है। और जब लेखक ने उससे पूछा कि वो ये सब कैसे कर लेती है, तो उसका जवाब मतलब वो सोचने पर मजबूर कर देता है। उसने कहा क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं जीने वाली हूँ। उसकी बीमारी उसकी सच्चाई थी, लेकिन उसका विश्वास उसकी असलियत बन गया था। वाओ,
ये दिखाता है कि हमारी मानसिकता हमारी शारीरिक सीमाओं को भी पार कर सकती है। बिल्कुल। उसका शरीर कह रहा था तुम नहीं कर सकती, पर उसका दिमाग कह रहा था मैं कर सकती हूँ, और दिमाग जीत गया। इसी मानसिकता से जुड़ा एक और विचार है कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, मतलब लीक से हटकर सोचना। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा, जैसे हार्वर्ड हेंज का उदाहरण। हाँ, 1929 की महामंदी के दौरान, ग्रेट डिप्रेशन, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था ढह रही थी, कंपनियां बंद हो रही थीं, लोग नौकरियां खो रहे थे, तब हेंज ने क्या किया? उन्होंने और फैक्ट्रियां बनाई और लोगों को काम पर रखा। हर कोई कह रहा था कि वो पागल हो गए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये एक बहुत गहरी कारोबारी समझ है। जब हर कोई डर कर बेच रहा हो तब खरीदने का सबसे अच्छा मौका होता है। बिल्कुल, जब हर कोई डरा हुआ हो तब आगे बढ़ने का सबसे अच्छा मौका होता है। ये स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने के बारे में है। लेखक कहते हैं कि जब सब लोग एक दिशा में भाग रहे हों तो रुककर ये सोचना जरूरी है कि क्या वो सही दिशा है भी या नहीं। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। हमेशा भीड़ के खिलाफ जाना आपको अकेला या गलत भी तो साबित कर सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। लेखक ये नहीं कहते कि आंख बंद करके हर चीज के खिलाफ हो जाओ। वो कहते हैं कि सोच समझकर, रिसर्च के साथ, लीक से हटकर सोचो। अच्छा। जैसे उनके दोस्त डीन ग्राजियोसी, जब सब कह रहे थे कि रियल एस्टेट में पैसा लगाना खतरनाक है, तब वो खरीद रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क किया था। वो जानते थे कि बाजार की जो धारणा है वो गलत थी। तो ये अंधा विरोध नहीं है, बल्कि सोची समझी बगावत है। और इस सोच को ताकत मिलती है कल्पना से। लेखक लियोनार्डो दा विंची और स्टीव जॉब्स का उदाहरण देते हैं। दा विंची ने 1495 में एक रोबोट की कल्पना की और उसे बनाया भी। हाँ। और स्टीव जॉब्स, उन्होंने आईपॉड का आविष्कार नहीं किया। MP3 प्लेयर्स तो पहले से थे, पहले से मौजूद थे। हाँ, उन्होंने बस एक बेहतर MP3 प्लेयर की कल्पना की, जो सुंदर हो, इस्तेमाल में आसान हो और जिसमें 1000 गाने आ सकें। सही बात है। बिल्कुल। जॉब्स ने खुद कहा था कि उन्होंने कभी कुछ आविष्कार नहीं किया, बस जो पहले से था उसे बेहतर बनाया। ये दिखाता है कि सफलता की शुरुआत अक्सर एक कल्पना से होती है। तो ठीक है, हमने बहानों को पहचान लिया, हमने अपनी मानसिकता पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इस सब का असल जिंदगी में क्या मतलब है, इस मानसिकता को लागू कैसे किया जाए। और यहीं पर लेखक का मुख्य संदेश आता है, पूछना। हाँ, और ये किताब का दिल है एक तरह से। वो बहुत ही व्यावहारिक, सीधे सपाट तरीके बताते हैं, जैसे मोल भाव करते वक्त एक जादुई सवाल पूछना, क्या आप मेरे लिए और कुछ कर सकते हैं? Is there anything else you can do for me? हाँ, ये सवाल मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत चालाकी से काम करता है। ये सामने वाले को ना कहने की स्थिति से निकालकर एक मददगार, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की भूमिका में डाल देता है। ये तो कमाल का है। मतलब अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी मांग पूरी करना नहीं, बल्कि आपकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका खोजना है। ये तो एक बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। लेखक ने अपने दोस्त का उदाहरण दिया जिसने सिर्फ ये एक सवाल पूछकर अपने फोन बिल पर कई $100 बचा लिए। वाह। फोन कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा, 1 मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और उसने कर दिया। ज्यादातर लोग पूछते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जवाब ना होगा। और लेखक कहते हैं अगर आप नहीं पूछेंगे तो जवाब हमेशा न ही रहेगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ दूसरों से पूछने के बारे में नहीं है ना, बल्कि खुद से सही सवाल पूछने के बारे में भी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेखक ने अपने बॉडी फॉर लाइफ प्रोग्राम का अनुभव साझा किया, जिसने उन्हें सिखाया कि खुद के प्रति ईमानदार होना कितना जरूरी है। अच्छा। अगर कोई दिन भर जंक फूड खाता है और रात में शीशे के सामने खुद से कहता है कि हाँ मैंने आज डाइट का पूरा पालन किया, तो वो किसे धोखा दे रहा है? सिर्फ खुद को। सिर्फ खुद को। और ये बात सीधे तौर पर अपनी कीमत बनाने से जुड़ी है। अगर हम खुद से ही झूठ बोलेंगे तो हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? यहीं पर मैक्स की कहानी बहुत असरदार है। मैक्स, जो एक पार्किंग अटेंडेंट था? हाँ, जो $9 प्रति घंटे पर कारें पार्क करता था। हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक आम पार्किंग अटेंडेंट नहीं था, उसे कारों का जुनून था। उसे हर कार के बारे में सब कुछ पता था, उसका वजन, उसका इंजन, उसका माइलेज। वो एक चलता फिरता ऑटोमोबाइल इंसाइक्लोपीडिया था। बिल्कुल। और एक दिन किसी ने उसकी इस जानकारी को पहचाना और उससे कहा, तुम यहाँ कारें क्यों पार्क कर रहे हो? तुम्हें तो कारें बेचनी चाहिए। मैक्स डर गया होगा ना? बहुत। लेकिन उसने कोशिश की। और जानते हैं पहले दिन क्या हुआ? उसने एक दिन में इतनी कमीशन कमा ली जितनी वो पार्किंग करके 2 हफ्तों में कमाता था। 2 हफ्तों में? हाँ। आगे चलकर वो Monster.com जैसी बड़ी कंपनी में एक टॉप एग्जीक्यूटिव बना।
क्यों? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू बनाई और फिर सही मौके पे पूछा। और उसी पार्किंग लॉट में एक और लड़का था जो सालों से मैक्स के साथ काम कर रहा था। उसने कभी कुछ सीखने की, अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आखिरी बार जब लेखक ने उसके बारे में सुना तो वो अभी वहीं कार्य पार्क कर रहा था। ये दिखाता है कि मौका सबके आसपास होता है, पर उसे पहचानने और पकड़ने की हिम्मत सब में नहीं होती। यह अपनी कीमत बनाने के लिए पहला कदम उठाने के बारे में है, भले ही वो डरावना लगे। इस सबसे एक और बड़ा और दिलचस्प विचार निकल कर आता है। लेखक कहते हैं कि अपनी जिंदगी को एक बिजनेस की तरह चलाओ और आप उस बिजनेस के सीईओ हो। हाँ, वो कहते हैं काम पर जाना बंद करो। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो। इसका मतलब है कि अपनी सोच बदलो। आप नौकरी पर नहीं जा रहे, आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप सीख रहे हैं और अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना, अपने हर फैसले की। एक सीईओ अपनी कंपनी के मुनाफे और नुकसान के लिए जिम्मेदार होता है, उसी तरह हमें अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार होना होगा। जैसे उनके पिता का उदाहरण। हाँ, जो हर हफ्ते एक कागज पर पेंसिल से अपना कैश फ्लो लिखते थे। भले ही वो हमेशा नेगेटिव में होता था, वो अपनी आर्थिक सच्चाई से भाग नहीं रहे थे, वो उसका सामना कर रहे थे। ये सीईओ वाली सोच है। और इस सीईओ वाली सोच में सिर्फ पैसा या करियर ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य भी शामिल है। ये एक थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है। लेखक का मकसद यहाँ बॉडी शेमिंग करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस कड़वी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं कि दुनिया में धारणाएं मतलब परसेप्शंस कैसे काम करती हैं। हाँ, तो वे इस पर और विस्तार से क्या बताते हैं कि एक सीईओ इस धारणा को कैसे मैनेज कर सकता है। वे बताते हैं, किताब में दी गई रिसर्च के अनुसार समाज में अधिक वजन वाले लोगों को अक्सर आलसी, कम सक्षम और असंगठित माना जाता है, चाहे ये सच हो या ना हो। ये एक पूर्वाग्रह है, एक धारणा है जिसका सामना लोगों को करना पड़ता है, खासकर नौकरी के बाजार में। लेखक का कहना है कि एक सीईओ अपनी कंपनी की इमेज का, उसकी ब्रांडिंग का बहुत ध्यान रखता है। हमारी शारीरिक सेहत हमारी व्यक्तिगत कंपनी की इमेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एक सीईओ की तरह सोचना मतलब अपनी सेहत को भी एक जरूरी प्रोजेक्ट की तरह मैनेज करना। बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हम अपनी जिंदगी के हर पहलू, स्वास्थ्य, वित्त, करियर को एक सीईओ की तरह प्रबंधित कर रहे हैं, या हम सिर्फ जिंदगी में जो हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? मुझे लगता है ज्यादातर लोग दूसरा वाला काम करते हैं। बिल्कुल। लेखक का यही कहना है कि सफलता तब मिलती है जब आप प्रोएक्टिव होकर अपनी जिंदगी को चलाते हैं, न कि जिंदगी आपको चला रही होती है। हाँ। और एक सीईओ की तरह सोचने का मतलब ये भी है कि आप हमेशा सीखने और बढ़ने के अवसर तलाशते हैं। आप कभी ये नहीं कहते ये मेरा काम नहीं है। आप हर काम को अपनी वैल्यू बढ़ाने के एक मौके के तौर पर देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैक्स ने किया था। तो इस पूरी चर्चा से जो एक बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि हमारी शुरुआत कहीं से भी हुई हो, हमारी पृष्ठभूमि कितनी भी मुश्किल क्यों ना रही हो, हाँ, अपनी मानसिकता को बदलकर, अपनी आदतों को सुधारकर और सही सवाल पूछकर हम अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल सकते हैं। और ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, जैसा कि ज्यादातर सेल्फ हेल्प किताबें कहती हैं। ये बहुत ही व्यावहारिक छोटे छोटे कदमों के बारे में है। सही है। बहानों की बीमारी को पहचानना, अपनी जिंदगी के सीईओ की भूमिका अपनाना और मूल भाव में क्या आप और कुछ कर सकते हैं जैसे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करना जो बड़े नतीजे दे सकते हैं। अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। लेखक अपनी माँ का एक सवाल याद करते हैं जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। वो उस वक्त एक गुस्सैल किशोर थे जो अपनी टफ गाय वाली इमेज पर बहुत गर्व करते थे। एक दिन उनकी माँ ने उनसे शांति से पूछा, क्या तुम इसी तरह याद किए जाना चाहते हो? वाह! इस एक सवाल ने उन्हें हिलाकर रख दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आज किसी को अपनी कहानी लिखनी हो अपनी विरासत के बारे में, तो उस कहानी में क्या लिखा होगा, और उस कहानी को बदलने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा सवाल है जो खुद से या किसी और से पूछा जा सकता है।